हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज टीम समर हिल की ओर से सीटेट सीरीज जो चल रहा है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के द्वितीय अध्याय में बाल विकास के सिद्धांत की चर्चा हम लोग करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास क्या है, तो यहां शब्दों को देखें। बाल विकास, बाल का मतलब बालक, यानी कि बालकों का विकास। अब एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म से पूर्व भी सबसे पहले तो गर्भधारण होता है। तो जब एक मानव जीवन का माता के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में उत्पत्ति होती है, माता के गर्भ में पलने के बाद उसका जन्म होता है और इस दौरान भी विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। जन्म के आगे जैसे जैसे वो वृद्धि करता है या विकास होता है उसके शरीर का, मन का, इन सारी चीजों को विकास की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब बाल विकास का मतलब क्या हुआ कि बाल विकास का अर्थ हुआ कि बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो इसी अवधारणा को समझना है और यह अवधारणा हमें क्यों समझ में आनी चाहिए। एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, किस अवस्था में बच्चे को किस चीज की कितनी जरूरत होती है। तो एक शिक्षक होने के नाते चूंकि हम लोगों को बच्चों के साथ सामंजस्य बैठा करके उन्हें पढ़ाना होता है, उन्हें समझाना होता है, उनके साथ साथ खुद भी सीखना होता है। तो इसलिए बाल विकास की अवधारणा की समझ होनी आवश्यक है। तो बाल विकास यानी कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास। पहले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया था विकास दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो यहाँ मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गुणात्मक के अंतर्गत आ जाएगी और जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया है वो क्या होगा, मात्रात्मक। शरीर की लंबाई में वृद्धि, शरीर के वजन में वृद्धि और मानसिक विकास के अंतर्गत उसकी बुद्धि में वृद्धि, उसके अन्य गुणों में वृद्धि, चतुराई, ज्ञान आदि। तो इस प्रकार से बाल विकास की अवधारणा को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और इसी को बाल विकास की अवधारणा कहते हैं। अब इस संबंध में कुछ विद्वानों का मत है, विचार है, उनको समझेंगे और उनको जानेंगे। तो पहले स्किनर की बारी है। स्किनर ने क्या कहा, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, तो एक क्रमिक का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाली, एक क्रम से चलने वाली, क्रमबद्ध तरीके से। और मंद गति का मतलब धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक बार वो बड़े नहीं हो जाते हैं और ना ही उनके कौशलों में एकाएक वृद्धि हो जाती है। कोई भी चीज धीरे धीरे सीखी जाती है, तो वो मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है और क्रमिक प्रक्रिया है। तो क्रमिक एवं मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा, स्किनर ने कहा। अब अगले विद्वान हरलॉक ने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यानी कि एक बालक के समस्त पहलू क्या हुए? समस्त पहलू का तात्पर्य हुआ मानसिक, शारीरिक दोनों, और विद्यालय के दौरान सह शैक्षणिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रम तो चलता ही है, उसके साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां जैसे कि खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि चीजों में भाग लेना वह सह शैक्षणिक गतिविधियां कहलाती हैं। और उसमें एक बालक जो है भाग लेता है और वही समस्त पहलू है। बालक के विकास के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ये हरलॉक ने कहा। बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने क्या बताया कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब अगले क्रो एवं क्रोध के पास आते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब एक मानव जन्म लेता है और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वहां तक की जो प्रक्रिया है, अवस्था है, उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान भी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो सतत जारी रहती है। सतत प्रक्रिया, सतत या लगातार, इसको कंटिन्यूअस अंग्रेजी में बोलते हैं। और यह जीवन पर्यंत तक, जब तक मनुष्य जीवित होता है तब तक उसके विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इस सिद्धांत को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अगले टॉपिक पे आते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, एकरूपता, विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है और यह प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होता है। और इसके लिए हम लोग यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पढ़ेंगे। एक बच्चे में विकास के समान प्रतिमान होते हैं, जबकि अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है। तो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि किसी एक बच्चे में विकास की जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो समान प्रतिमान के साथ आगे बढ़ती हैं। तीसरा हमारा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न आ रखा है पहले भी और आगे भी, यह काफी इम्पोर्टेंट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले जब बालक जन्म लेता है तो उसकी अवस्था सामान्य होती है, फिर वह सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया करके अपने माता पिता का, उसके परिवार का, उसके समाज का जो इफेक्ट पड़ता है उससे बच्चे में विशिष्टता आती जाती है। तो यह विशिष्टता सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये विकास बाल विकास के सिद्धांत का ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगले पॉइंट पे आते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा कैसी होती है, मानव शरीर का जो विकास होता है वो कैसा होता है। तो इसके लिए दो प्रकार का विकास है। पहला जो है वह शीर्ष पाद पुच्छीय, यानी कि सिर से पैर की ओर। एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहले सिर विकसित होता है, पहले उसके गर्दन की क्रियाएं शुरू होती हैं। वो अपने गर्दन को हिलाना डुलाना सीखता है, अपनी आंखों को ऊपर नीचे चलाना सीखता है, अपने मुंह को खोलना सीखता है, बोलना सीखता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह रोता है, यानी कि हमारे जो सिर है, सबसे पहले हमारे सिर का विकास होता है और उसके बाद पैर की ओर का डेवलपमेंट होता है। जब मानव गर्भावस्था में भी होता है तो पहले उसके सिर का निर्माण होता है, पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे धड़ का विकास होता है, फिर पैर की ओर विकास की क्रम आगे बढ़ता है। तो इसी को कहते हैं सिर से पैर, यानी कि शीर्ष पाद पुच्छीय विकास। अगला है केंद्र से परिधि की ओर।
केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र का मतलब हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का केंद्र कहाँ है? नाभि में। तो नाभि से अन्य दिशाओं में हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो पहले जो है केंद्र का, बीच का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद साइड का डेवलपमेंट होता है। तो इसको कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर विकास। पांचवा हमारा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिक भिन्नता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किसी न किसी रूप में भिन्न है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। जुड़वे बच्चों में भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनकी आवाज में भिन्नता होती है। आप आवाज से पहचान लीजिएगा कि कौन लव है, कौन खुश है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। छठा है परस्पर या अंतः संबंध का सिद्धांत। मानव का जो विकास होता है और विकास के क्रम में उसके जो भी घटक हैं वह आपस में संबंधित होते हैं। ये घटक कौन कौन से हैं? शारीरिक घटक हैं, सामाजिक घटक हैं, पर्यावरणीय घटक हैं। तो इन सभी का आपस में संबंध होता है और इसी को परस्पर या अंतः संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। अब सातवां आते हैं आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आ जाता है, पहले भी आ रखा है। और इसके प्रतिपादक हैं जॉन डोनाल्ड नील मिलर। इन्होंने कहा कि किसी बच्चे को लगातार बार बार फोर्स करने से ज्यादा बेटर है कि आप उसे थोड़ा सा यानी आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा फोर्स करें, थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स दे उसको। पुनर्बलन का मतलब बार बार रिस्पॉन्स देना, अनुक्रिया करना। तो हम किसी बच्चे को लगातार फोर्स ना करके किसी खास समय में कम समय के लिए उसको किसी भी प्रक्रिया के प्रति प्रेरित करके उसके अंदर पुनर्बलन ला सकते हैं। तो ये है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये हमारे बाल विकास के 7 सिद्धांत हैं, इनको याद रखना है और आपको नोट्स बनाते चलना है। स्क्रीन पर आ रहा होगा मेक योर नोट्स, तो वह इसीलिए है ताकि आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें। और नोट्स बनाने के लिए सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न जो है इन्हीं से आते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होगा। साथ ही साथ प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं वो भी आप सीखिएगा। तो नोट्स बनाना एक इम्पोर्टेंट कड़ी है यदि आपको सफलता पानी है तो। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको हम लोग समझेंगे। मुख्य रूप से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक का मतलब इंटरनल। जब बालक का विकास माता के गर्भ से होता है और उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग आंतरिक कारक में पढ़ेंगे। और फिर दूसरा जो बाह्य कारक है, बाह्य कारक का मतलब एक्सटर्नल, जो बाहरी प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, समाज का प्रभाव, परिवार की कंडीशंस आदि, इनका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, मानसिक विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ेंगे। तो आंतरिक कारक में पहला जो है वो है वंशानुगत, हेरिडिटी। वंशानुगत यानी कि माता पिता या पूर्वजों से हमारे शरीर में आए हुए गुण वो वंशानुगत गुण कहलाते हैं। वंशानुगत गुण के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें शरीर का आकार काठी, रंग रूप, शारीरिक गठन, उसके अलावा कुछ बीमारियां भी, कुछ विशेषताएं भी, जैसे कुशाग्र बुद्धि, बीमारियों की बात करें तो हीमोफीलिया और कैंसर, डायबिटीज आदि कुछ बीमारियां हैं जो वंशानुगत होती हैं। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं। कुछ गुण कुछ अवगुण दोनों मिलाकर के हमारे शरीर के अंदर हमारे पूर्वजों से आती हैं। और ये कौन कराता है, इसके पीछे का कारक क्या है, तो जीन्स है, क्रोमोसोम्स। दूसरे कारक के बारे में आते हैं शारीरिक कारक। दूसरा जो हमारा कारक है वो है शारीरिक कारक, यानी कि बॉडली, जो शरीर हमारा किस प्रकार से बिहेव करता है, वह भी बाल विकास में बड़ा योगदान रखता है।
एक बच्चे का शरीर किस प्रकार से बिहेव करता है, या तो उसकी अच्छी वृद्धि होती है या वृद्धि किसी खास पॉइंट पे रुक जाती है, या शरीर में कोई विकृति आ जाती है जिसे हम लोग दिव्यांग जन कहते हैं, तो वह भी बाल विकास को कहीं न कहीं इफेक्ट करता है। तो शारीरिक कारक के रूप में शरीर की स्थिति को हम लोग लेंगे, उसमें हम शारीरिक विकलांगता को ले सकते हैं। और शरीर विकलांगता कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग अलग से एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा बुद्धि। बुद्धि भी आंतरिक कारक है और प्रत्येक बालक का एक समान बुद्धि लब्धि नहीं होती है। यह विभिन्न बालकों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग बच्चों में बुद्धि लब्धि जो है IQ जिसको कहते हैं वह अलग अलग पाई जाती है। तो बुद्धि भी आंतरिक कारक के रूप में बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। चौथे कारक में आते हैं संवेगात्मक। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल। प्रत्येक बच्चे में इमोशंस होते हैं और ये इमोशन भी विकास को प्रभावित करते हैं। इमोशंस कौन कौन से होते हैं? डर, ईर्ष्या, लोभ, मोह, बहुत कुशाग्र बुद्धि, यह भी एक इमोशन ही है। आप इन इमोशनों को बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में रख सकते हैं। तो पांचवा जो है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक यानी कि सोशल नेचर। प्रत्येक बालक का अपना सोशल नेचर होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई उभयमुखी होता है। तो वह भी बच्चे के बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है सोशल नेचर। तो अब बाह्य कारक के रूप में कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था के दौरान यानी कि इन द प्रीनेटल डेज। प्रीनेटल डेज इसको कहते हैं। गर्भावस्था की जो अवधि होती है, 9 महीने तक बच्चा अपने माता के गर्भ में विकसित होता है। तो उस दौरान माता का क्या स्वास्थ्य है और उनको किस प्रकार का परिवेश मिल रहा है, ये दोनों ही चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई माता है और वह अपनी गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण नहीं लेती है तो उनका बच्चा जो है वो कुपोषित हो जाएगा। और जो माताएं अच्छा पोषण लेती हैं, उनका परिवेश बहुत खुशनुमा रहता है, तो वैसी माताओं के जो बच्चे होंगे वे स्वस्थ होंगे। दूसरा क्या है? जीवन की घटनाएं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह कहीं न कहीं उनके विकास को प्रभावित करती हैं। अभी जैसे कि किसी बच्चे के जीवन में बहुत दुखद घटनाएं होती हैं तो उसके विकास को वह प्रभावित करते हैं। वे घटनाएं उसके विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। बच्चा जो है आत्महीनता का शिकार हो जाता है, कहीं भी खुल करके बात वो नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत सोचें कि अगर किसी बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तो वह बच्चा कैसा होगा? बिल्कुल फ्रैंक होगा, स्वस्थ होगा और अपने जीवन को एंजॉय कर रहा होगा। तो जीवन की घटनाएं बाह्य कारक के रूप में प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा कारक है भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। हमारा जो भौतिक वातावरण होता है, हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। मैदानी इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जंगली इलाके में रहते हैं, मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं, विषुवतीय प्रदेश में रहते हैं, शीत प्रदेश में रहते हैं। तो इन सब का शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और यही भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर, सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले यह भी एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? यानी कि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसके माता पिता की, उसके परिवार की कैसी सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति से आप समझ रहे होंगे भली भांति कि किस प्रकार के समाज में वह परिवार बसा हुआ है। मान लीजिए वह स्लम एरिया है तो वहां के बच्चे किस प्रकार से विकसित होंगे,
इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वहीं कोई सोशलाइज्ड एरिया है, सभ्य एरिया है, तो वहां के बच्चे कैसे होंगे? तो सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति का मतलब बच्चों के माता पिता के जो आर्थिक कंडीशंस हैं, यानी कि वह जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह से वो रुपया पैसा कमाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत गरीब परिवार से है, तो उसके विकास को वह सीधे सीधे इफेक्ट करता है। उसे उचित पोषण नहीं मिलता है, उसे उचित परिवेश नहीं मिलता है, उसे उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप उसका विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। वहीं जो बच्चे अच्छे आर्थिक स्थिति वाले घर से आते हैं, तो उन्हें अच्छा पोषण मिलता है, अच्छे वस्त्र मिलते हैं, अच्छा उनका परिवेश होता है, अच्छी शिक्षा पाते हैं और उनका विकास कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करने वाले ये दो प्रमुख कारक, आंतरिक कारक और बाह्य कारक हैं। इनको डिटेल से हम लोगों ने समझा। तो आज की क्लास में जो अध्याय 2 था हमारा बाल विकास के सिद्धांत, इस क्लास में इतने ही प्रमुख टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव को भी लेकर के हम आएंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।